तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे आज के विषय पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से सच में इतिहास का पूरा भूगोल ही बदल कर रख दिया। मतलब, ये कोई आम कहानी नहीं है। ये एक ऐसी यात्रा है जो पूरी तरह से ऊर्जा और गजब के संकल्प से भरी हुई है। अब 17वीं शताब्दी के मध्य भारत के हालात पर अगर हम नजर डालें तो एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। देखिए, वो एक ऐसा समय था जब भारतीय उपमहाद्वीप विदेशी सल्तनतों के भारी अत्याचार से करारा था। उत्तर में मुगलों का खौफ था तो दक्षिण में आदिलशाही और कुतुबशाही का आतंक। आम लोगों का आत्मसम्मान जैसे कहीं खोसा गया था। तो ऐसे घोर अंधकार वाले समय में सह्याद्री की उन ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों से निकला एक युवा इन अजय साम्राज्यों से कैसे टकरा गया। ये स्थिति ना बिल्कुल एक डेविड बनाम गोलियात जैसी थी। जरा सोचिए, एक तरफ मुगलों और आदिलशाही साम्राज्यों की असीमित संपत्ति, उनकी विशाल सेनाएं और न खत्म होने वाले संसाधन, और दूसरी तरफ शिवाजी महाराज की शुरुआती ताकत। उनके पास कोई भरा हुआ खजाना नहीं था। उनकी असली ताकत थी वो सह्याद्री की ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियां और सबसे बढ़कर उनके मावला किसानों की अटूट निष्ठा। ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि असली ताकत सिर्फ और सिर्फ संसाधनों में नहीं, बल्कि आपके संकल्प में होती है। और इसी महान संकल्प का नाम था हिंदवी स्वराज्य। 1645 में ली गई ये कोई साधारण प्रतिज्ञा नहीं थी। ये सिर्फ जमीन जीतने के बारे में तो बिल्कुल नहीं थी। ये तो आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और न्याय को फिर से जिंदा करने का एक पूरा ब्लूप्रिंट था। माता जीजाबाई से मिली रामायण और महाभारत की शिक्षाओं ने इस विजन को आकार दिया था। जरा सोचिए, महज 15 साल की उम्र में रायरेश्वर मंदिर में रक्त से अभिषेक कर ली गई ये शपथ एक नए युग की कितनी शक्तिशाली शुरुआत थी। अब इस सफर को देखिए। 1645 की उस शपथ से शुरू होकर ये कारवां कितनी तेजी से आगे बढ़ा। 1659 में अफजल खान को धूल चटाने से लेकर 1666 में आगरा से उस साहसी पलायन और अंततः 1674 में एक संप्रभु के रूप में राज्याभिषेक तक, ये एक युवा विद्रोही से एक स्वतंत्र राष्ट्र के छत्रपति बनने का एक बेहद रोमांचक, एक्शन से भरपूर और अविश्वसनीय सफर है। खैर, इस सफर में कई बड़े और रुला देने वाले बलिदान भी हुए। गढ़ आया लेकिन सिंग गया। ये ना सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक बहुत गहरी भावना है। ये कहानी है वीर तानाजी मालुसरे की, जिन्होंने अपने खुद के बेटे की शादी छोड़कर आधी रात के घोर अंधेरे में सिंगड़ किले की उन सीधी चट्टानों पर चढ़ाई कर दी। स्वराज के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ये घटना ये साबित करती है कि ये आंदोलन अब सिर्फ किसी राजा का नहीं, बल्कि आम लोगों का अपना आंदोलन बन चुका था। और हाँ, तानाजी जैसे महान योद्धाओं के साथ साथ इस पूरे आंदोलन की एक बहुत बड़ी ताकत थी उनकी नई सामरिक युद्ध नीति, जिसे हम छापामार युद्ध या गोरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं। ये एक ऐसा कमाल का सामरिक विज्ञान था जहां सह्याद्री के कठिन भूगोल, बिजली जैसी गति और अचानक हमले का इस्तेमाल करके बड़ी और भारी सेनाओं को पूरी तरह पस्त कर दिया जाता था। बहिर्जी नाइक जैसे गुप्तचरों का नेटवर्क इतना अचूक था कि दुश्मन के हर कदम की खबर पहले ही मिल जाती थी। मतलब, पहाड़ियां खुद उनके लिए सबसे बड़ा हथियार बन गई थीं। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे केवल शारीरिक ताकत को पूरी तैयारी और तेज दिमाग से मात दी जा सकती है। 7 फुट का आदिलशाही सेनापति अफजल खान पूरी तरह से कुचलने के इरादे से आया था, लेकिन प्रतापगढ़ की तलहटी में उसकी वो विशाल शारीरिक ताकत महाराज की कूटनीति और उनके कपड़ों में छिपे वाघनख यानी टाइगर क्लॉज के सामने धरी की धरी रह गई। पूरी दुनिया के लिए ये एक बहुत ही स्पष्ट और कड़ा संदेश था। बीजापुर के बाद अब बारी थी दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक से सीधे टकराव की, यानी मुगलों से। और यहाँ एक सच में चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है, 1,50,000। जी हाँ, ये मुगल सेनापति शाहिस्ता खान की सेना का आकार था, जिसने पुणे पर कब्जा कर लिया था। कागज पर देखें तो ये एक ऐसी ताकत थी जिसे रोकना पूरी तरह से असंभव लग रहा था। लेकिन असंभव को संभव करना ही तो इस विश्लेषण का मुख्य बिंदु है। जरा इस घटना पर गौर करें। केवल 400 चुने हुए मावला सैनिकों ने कड़ी सुरक्षा वाले लाल महल पर रात के अंधेरे में एक बेहद दुस्साहसिक हमला कर दिया। शादी की टोली के भेष में किया गया ये इतना अचूक वार था कि शाइस्ता खान जैसे बड़े सेनापति को अपनी 3 उंगलियां गवाकर खिड़की से कूदकर अपनी जान बचानी पड़ी। ये सच में रणनीतिक निडरता का चरम था। और इसके बाद आता है इतिहास का एक और सबसे रोमांचक मोड़, 1666 का वो मशहूर आगरा पलायन।
पहले औरंगजेब के दरबार में तीसरी पंक्ति में खड़ा करके उनका अपमान किया जाना, फिर भरे दरबार में उस अपमान को खुलेआम चुनौती देना, उसके बाद नज़रबंद होने पर बीमारी का बहाना बनाना और आखिर में मिठाई के टोकरों में छिपकर वहां से निकल जाना। ये पूरा घटनाक्रम दिखाता है कि कैसे एक शांत और बेहद रणनीतिक दिमाग एक तय मृत्युदंड को आधुनिक इतिहास के सबसे महान ग्रेट एस्केप में बदल सकता है। जलमेव यस्य बलमेव तस्य, यानी जिसका समुद्र है सत्ता उसी की है। जमीन पर अपनी धाक जमाने के बाद उनकी ये असाधारण दूरदर्शिता सीधे समुद्र की ओर गई। यूरोपीय व्यापारियों की गतिविधियों को करीब से देखकर ये बहुत स्पष्ट रूप से समझ लिया गया था कि भविष्य की असली शक्ति इन महासागरों पर नियंत्रण में ही छिपी हुई है। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि लड़ाई केवल जमीन तक सीमित नहीं थी। बिल्कुल शून्य से एक आधुनिक और मल्टी डोमेन सैन्य व्यवस्था खड़ी की गई। कोंकण तट पर जहाजी बेड़े बनाए गए, सिंधुदुर्ग जैसे बिल्कुल अभेद्य समुद्री किले खड़े किए गए। और यही कारण है कि आज छत्रपति शिवाजी महाराज को भारतीय नौसेना का जनक यानी फादर ऑफ द इंडियन नेवी माना जाता है। अब ये सारी सफलता केवल सैन्य ताकत पर नहीं बल्कि एक शानदार प्रशासनिक ढांचे पर भी टिकी थी, जिसे अष्टप्रधान मंडल कहा गया। अगर आप ध्यान दें तो ये आज की आधुनिक शासन प्रणाली और कैबिनेट जैसा ही था। पेशवा, अमात्य, सचिव से लेकर न्यायाधीश तक 8 मंत्रियों ने मिलकर शासन में एक अभूतपूर्व पारदर्शिता ला दी। सबसे बड़ी बात, भ्रष्ट जागीरदारी प्रथा को खत्म करके राज्य के अधिकारियों के लिए सीधे नगद वेतन की शुरुआत की गई। ये उस समय के हिसाब से बहुत बड़ा कदम था। लेकिन पता है, जो बात इस साम्राज्य को सबसे अलग और महान बनाती है वो है इसका नैतिक आधार। युद्ध के दौरान भी किसानों के हल या फसलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, सेना में सभी जातियों को एक समान सम्मान देना और महिलाओं के अपमान पर सबसे सख्त सजा का प्रावधान होना। दुश्मन यानी कल्याण के सूबेदार की बहू को ससम्मान वापस भेजने का ऐतिहासिक उदाहरण इसी बात को सिद्ध करता है। असल में इसी ऊंचे नैतिक बल ने इस पूरे आंदोलन को सच में एक जन साम्राज्य बना दिया था। फिर 1680 में जब शिवाजी महाराज का निधन हुआ तो एक बहुत दिलचस्प स्थिति पैदा हुई। एक तरफ दिल्ली में औरंगजेब ने बड़ी राहत की सांस ली कि चलो अब दक्षिण आसानी से उसका हो जाएगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि दूसरी तरफ हैं उत्तराधिकारी छत्रपति संभाजी महाराज। उन्होंने लगातार 9 सालों तक 120 लड़ाइयां लड़ी और एक भी युद्ध नहीं हारे। उन्होंने अकेले ही मुगलों की सारी उम्मीदों को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। लेकिन जब धोखे से संभाजी महाराज को बंदी बनाकर उन्हें अमानवीय यातनाएं देकर मार दिया गया तो औरंगजेब को लगा कि बस अब स्वराज्य हमेशा के लिए खत्म। पर यह उसकी कितनी बड़ी रणनीतिक भूल थी। इस क्रूरता ने स्वराज्य को केवल एक राजा की रक्षा से निकालकर एक भयंकर और ना रोकने वाले जन आंदोलन में बदल दिया। महारानी ताराबाई जैसी वीरांगनाओं ने तो मुगलों की आर्थिक घेराबंदी को उन्हीं पर उलट कर रख दिया। और इस इतने लंबे संघर्ष का नतीजा क्या निकला? 27 साल। जी हां, औरंगजेब ने अपने जीवन के अंतिम 27 साल दक्कन के जंगलों और टेंटों में भटकते हुए बिता दिए। एक ऐसा व्यर्थ युद्ध जिसे वो कभी जीत ही नहीं सका और जिसने अंततः उस विशाल और अत्यंत शक्तिशाली मुगल साम्राज्य को पूरी तरह से दिवालिया कर दिया। हम अपने इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। इतिहास का यह अध्याय एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाता है। अगर दृढ़ इच्छाशक्ति और अपनी मिट्टी से गहरा प्रेम इतिहास का भूगोल बदल सकता है और दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक को दिवालिया कर सकता है, तो आज के समय में किन असंभव दिग्गजों को हराया जा सकता है। हिंदवी स्वराज्य की यह अजेय विरासत हमेशा एक प्रेरणा बनी रहेगी, जो निश्चित रूप से हम सब के लिए विचार करने योग्य है।